हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? कंपनी देख लिए थे, कंपनी का फॉर फीचर भी देख लिए थे हम लोग। कंपनी में हम लोगों ने क्या सवाल भी बनाया था इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड, और क्या किया था? फॉर फीचर से रिलेटेड, फॉर फीचर और इशू से रिलेटेड हमने सवाल भी बना लिया था, उसके ऑब्जेक्टिव भी देख लिया था, उसका वेरी शॉर्ट टाइम लॉन्ग टाइम भी हम लोगों ने देख लिया था, जो जो इंपॉर्टेंट है। अगर उतना भी याद है तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी देने जा रहे हैं कंपनी से रिलेटेड, तो दोनों जोड़ के ही दे देंगे, एक फॉर फीचर का भी होगा और कंपनी का भी जो इशू ऑफ शेयर का भी होगा, दोनों का एक साथ ही करवा रहे हैं, ठीक है। इस दोनों में लगभग 90% आपसे क्लियर हो जाएगा। एक दो जो होगा जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, तो उस लॉ को मैं ज्यादा डीप जाके नहीं पढ़ाया, तो वहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चे का? आराम से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक कंपनी इज, क्या दे रखा है? हाँ, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्लियर है? कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। बोलता है कि कंपनी के द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? तो कंपनी किसके द्वारा निर्मित होता है? हाँ, लॉ के अकॉर्डिंग होता है। कर्ता कौन है? प्रमोटर। कर्ता प्रमोटर है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। लॉ कौन सा लॉ है? इंडियन कंपनी एक्ट 1956 था, लेकिन अब अमेंडमेंट होके 2013 हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी का निर्माण साधारणतया किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जनता की सेवा करने के लिए। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, है ना? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। क्लियर है? क्या कि यहाँ पे होता क्या है कि सेवा के उद्देश्य से तो हो ही नहीं सकता। सेवा के उद्देश्य से कौन सा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड है, क्योंकि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़े थे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच्चे का? कोर बोलता है क्या कि निजी कंपनी का अधिकतम सदस्यों की संख्या, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 200। कम से कम कितना होगा? 2। और प्राइवेट ये पब्लिक कंपनी में कितना होता है? मिनिमम 7। और मैक्सिमम किस पर डिपेंड करता है? शेयर पर। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चे का? बोलता है इनमें से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है? कृत्रिम व्यक्ति है ना? प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है। असीमित दायित्व, इसमें सीमित दायित्व होता है, तो ये गलत है। तो मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है बच्चे का? बोलता है कि कंपनी की विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सीमित दायित्व और परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो कौन होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा बच्चा? कि जिस कंपनी का आधे से अधिक मताधिकार पर दूसरी कंपनी का अधिकार होता है, तो वो कौन सी कंपनी कहलाती है? देखो सबसे पहली बात होता क्या है कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मान लो ए नाम की कंपनी है और ये बी नाम की कंपनी है, तो ए कंपनी का आधा से ज्यादा हिस्सा कौन ले रखा है? बी। तो ये जो कंपनी कहलाता है, ये होल्डिंग कंपनी कहलाता है। कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी, जो लेता है। और ये क्या कहलाता है? सब्सिडियरी कंपनी कहलाता है। ठीक है ना? तो बोलता है जिस कंपनी का, मतलब इस कंपनी के बारे में बोल रहा है, तो सब्सिडियरी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। किस पर किया जा सकता है? एट पार पर भी किया जा सकता है, एट प्रीमियम पे किया जा सकता है, एट डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। मतलब दोनों पे किया जा सकता है। तो बोथ अगर लिखा रहता तब भी सही है, लेकिन दोनों को अलग अलग दे दिया, मतलब इसका आंसर डी हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चे का? समता अंशधारी कंपनी के होते हैं। क्या होता है? ओनर होता है, मालिक होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चे का? बोलता है अंशधारियों को प्राप्त होता है। जितना भी अंशधारी है, अंशधारी मतलब मालिक, मालिक है, और मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को ही इसमें क्या करते हैं हम लोग? डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। कैसे? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। फिर अगला दे रखा है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। फिर अगला दे रखा है फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। मतलब ये सब तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चा? एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। क्या निर्गमित कर सकती है? इक्विटी शेयर भी, प्रेफरेंस शेयर भी,
दोनों, या तो बोथ लिख देता या तो दोनों लिख दिया, तो आंसर कौन होगा? सी। नेक्स्ट बच्चे का क्या है? एक कंपनी निश्चित दर से लाभांश किसको देती है? दो तरीके का शेयर होता है। लाभांश किसको देती है? शेयर होल्डर को, है ना। और शेयर होल्डर मतलब अंशधारी। अब लाभांश इसको दे रही है, तो ये शेयर होल्डर दो तरीके का, एक प्रेफरेंस शेयर और एक इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर वाले का निश्चित दर से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चा? नेक्स्ट दे रखा है बाबू का पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है। कंपनी क्या करती है कि बहुत सारा शेयर इशू करती है ना, लेकिन कुछ शेयर को वो इशू नहीं करती है, वो रख लेती है। वैसे कैपिटल को वो क्या करती है? रिजर्व कैपिटल करते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। ये कब इशू किया जाता है? जब कंपनी का क्या होता है? लिक्विडेशन होता है, तब इसको इशू किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? रिजर्व कैपिटल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा संचालकों को बौद्धिक संपदा के अधिकार के प्रतिफल में दिए जारी किया गया, मतलब जो उसके इंटेलेक्चुअल जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसके कारण उसको क्या दिया गया? शेयर पर दिया जाता है। तो ये बात हम लोगों ने पहले भी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, स्वेट इक्विटी होता है। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है। लाभांश किस पर दिया जाता है? नहीं, लाभांश जब भी दिया जाएगा तो पेड अप कैपिटल पे दिया जाएगा। पेड अप कैपिटल पे क्यों? जितना पे करोगे उसको ही देगा, जो पे नहीं किया उसको कैसे दे सकता है? और इशू करने का मतलब कंपनी ना इशू करती है, कंपनी थोड़ी पैसा देती है। कंपनी इशू करती है, सामने वाला खरीदता है, उसके बदले पे करता है, तब कंपनी को कैपिटल आता है, और जितने कैपिटल से कंपनी पैसा काम कर रही है उसी पर वो देगा। पता है समझ में कि नहीं? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट दे रखा है दायित्व का कुल राशि में सम्मिलित होती है। दायित्व की कुल राशि में कौन सम्मिलित होगा, जल्दी बताओ? सबसे पहली बात इस बात को समझना है, कंपनी को जो कंपनी शेयर इशू करी तो कोई ना कोई पब्लिक खरीदा। अब जब पब्लिक खरीदा है, अब इससे कंपनी 100 रुपया मांगी, लेकिन इसने 80 रुपया दिया, तो कंपनी के लिए कैपिटल कितना है? 80 रुपया ही ना। इसी 80 रुपये से ना वो बिजनेस करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका पेड अप कैपिटल होगा। आया बात समझ में कि नहीं? बोलता है मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया गया जाना जाता है। फिर वही क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या हो जाएगा? पेड अप कैपिटल। मांगा नहीं गया है, मांगा गया है। समझ में आ रहा है ना? जो रिसीव हो चुका है, ये तो नॉमिनल है, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये कंपनी ने जितना इशू किया, ये कंपनी एक इससे पहले कंपनी मांगती है, मांगने के बाद जो देता है वही ना चुकता पूंजी होता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ही ना कंपनी का असली कैपिटल है। नहीं आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? चलिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चा? कि 2 लाख वाला शेयर है, 2 लाख शेयर है, 10 रुपये वाला, जिस पर कैपिटल प्रीमियम इस पर कितना है? कंप्लीट 10 रुपये वाले 2 लाख अंश है, 10 रुपये पर प्रार्थना पत्र आमंत्रण कितना किया गया है? 3 रुपया क्या है? एप्लीकेशन है। 5 रुपया क्या है? अलॉटमेंट है। और 2 रुपया क्या है? फर्स्ट कॉल है। देखो 3 5 3 8 2 10 हो गया, ये गलत है। क्लियर है? तो अब बोल रहा है क्या कि अभिदान की कंपनी का आवेदन में 9,60,000 रुपया प्राप्त हुआ। चलो ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन सही ढंग से समझो आप। कितना शेयर है? 2 लाख शेयर है। 2 लाख शेयर कैसे है? 10 नीचे है। एप्लीकेशन पे कितना है? अलॉटमेंट पर 5। फर्स्ट कॉल पे कितना है? 2। हाँ, प्रोराटा है। अब देखना क्या है बच्चा, ये क्लियर है? अब बोल रहा है क्या कि अच्छा बताओ एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होता है? एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होता है? 6 लाख। लेकिन एप्लीकेशन पर सीधे ये नहीं बता रखा कितना शेयर हुआ है, बता रखा कितना पैसा रिसीव हुआ है। कितना पैसा रिसीव हुआ? बताओ कितना शेयर हो गया? कितने शेयर पे एप्लीकेशन आया? सबसे पहली बात, कंपनी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 लाख गुना 10 है शेयर, एप्लीकेशन इतना, अलॉटमेंट इतना, फर्स्ट कॉल इतना। लेकिन एप्लीकेशन का पैसा जो आपको 6 लाख आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है? 9,60,000। तो बताओ एप्लीकेशन कितना शेयर पे हुआ होगा?
3 से डिवाइड करेंगे तो 3,20,000 शेयर का क्या आया है, एप्लीकेशन आया है। लेकिन कंपनी जो इशू किया है ना, कुछ शेयर को क्या कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया और बाकी को 5:4 के रेशियो में इशू किया। 5:4 का रेशियो का मतलब जिसने 5 मांगा उसको 4 दिया। 4 किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा वो इशू ही नहीं कर सकता, दे ही नहीं सकता। नहीं आ रहा है क्या समझ में? 2 लाख से ज्यादा दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। तो मांगा कितना होगा, 2.5 लाख। नहीं तो 2.5 लाख वाले को कितना दिया, 2 लाख शेयर दिया। और बताओ कितना मेरे पास था, 3,20,000। तो कितना को हमने रिटर्न किया ये बताओ, 70,000 को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझा रहे। देखो मैटर ये है कि कितना पैसा आया है एप्लीकेशन का, जबकि एप्लीकेशन 3 रुपए के हिसाब से है, नहीं है। तो कितना आ गया, 3,20,000 शेयर का एप्लीकेशन आया। लेकिन मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो 2 लाख की है। तो हमको जो ये रेशियो इशू करना है 4:5 के इशू में इशू करना है। तो अगर ये 2 लाख है, समझ के देखना, ये अगर 2 लाख है तो इसका इशू करेंगे तो कैसा होगा, ये 4 के बराबर है तो 5 के बराबर कितना होगा, 2.5 लाख नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 2 लाख को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो एप्लीकेशन कितना पे आएगा, एप्लीकेशन 2.5 लाख पर होगा तभी ना 4:5 होगा। तो एप्लीकेशन कितना हो गया, इसको रख सकते हैं। बाकी जो एक्सेस है कितना है, 3,20,000 में 70,000 एक्सेस है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी भी नहीं आया समझ में, आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है बच्चा, नेक्स्ट बोल रहा है मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में शेयर धारकों से प्राप्त किया गया है जाना जाता है। तो फिर वही हो गया रेट ऑफ कैपिटल, इससे पीछे भी यही क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद बच्चों का क्या है, बोलता है अंशधारियों को कंपनी से मिलता है, क्या मिलता है अंशधारियों को कंपनी से, डिविडेंड मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर क्या बोल रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज, देखो पहले तो बात है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर तो खत्म ही हो गया है ना, लेकिन अगर रहता भी तो कौन सा हानि कहलाता, कैपिटल लॉस। मतलब कैपिटल इकट्ठा करते समय कैपिटल नेचर का कौन सा आइटम होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज कैपिटल नेचर का होता है। इससे रिलेटेड जो भी नुकसान होगा वो कैपिटल लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे बच्चा सर, नेक्स्ट क्या दे रखा है, अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य, मतलब प्रीमियम पर जो इशू करते हैं है ना, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा। क्लियर है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200, कोई दिक्कत, मिनिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम, और ये पब्लिक कंपनी मिनिमम और मैक्सिमम शेयर पर डिपेंड करता है। अब देखना क्या बच्चा, अंश आवेदन पत्र खाता की प्रकृति होती है, चाहे वो एप्लीकेशन बोल दे, चाहे वो अलॉटमेंट बोल दे, चाहे फर्स्ट कॉल बोल दे, फाइनल कॉल बोल दे, किसी का भी बोल दे, है तो वो कैपिटल का हिस्सा। और कैपिटल का हिस्सा क्या होता है, कौन अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा है वह, पर्सनल अकाउंट, ये हमेशा याद रखना। क्लियर, पर्सन और लीगल पर्सन से रिलेटेड कौन अकाउंट होता है, तो कंपनी का पूंजी है ना, पूंजी कौन अकाउंट है, अग्रिम याचना दर्शाता है, क्या दर्शाता है जल्दी बताओ, अग्रिम याचना मतलब कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, जब पैसा तुमको एडवांस में मिल जाए तो उसके लिए क्या है, आपके लिए लायबिलिटीज है। उसी तरीके से कंपनी के लिए वो क्या है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई दिक्कत, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन पहले भी आ गया, कौन सा, रिजर्व कैपिटल। कोई दिक्कत है, रिजर्व कैपिटल क्यों रखा जाता है कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो उस लिक्विडेशन के समय उसका यूज किया जाए। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर, देखो प्रीमियम जो होता है ना, प्रीमियम का अमाउंट तो कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन का यूज कैपिटल एक्सपेंस में ही या कैपिटल लॉस में ही यूज किया जाता है। जैसे बोनस शेयर का इशू किया गया तब, है ना, बोनस शेयर का इशू किया गया तब, लाभ के वितरण में नहीं हो सकता,
क्योंकि लाभ जो होता है वो रेवेन्यू वाला आइटम होता है, सामान्य संचय में नहीं हो सकता। सामान्य संचय भी क्या है, रेवेन्यू से related। ये तो हो ही नहीं सकता। बोनस शेयर हो गया, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, उसके रिटर्न ऑफ में उसका यूज किया जा सकता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, डिवेंचर को इशू किए, वहां पे हो सकता है। फ्यूचर में कहीं हम याद करो, डिवेंचर को जब हम इशू करते हैं 5 रुपए में पेमेंट करने का वादा कर लेते हैं, 7 रुपया या 6 रुपया, तो एक्सेस अमाउंट पे जब हम इशू करते हैं तो वो भी क्या हो रहा है, पेमेंट करने का वादा कर लेते हैं, रिडम्पशन कर लेते हैं, केवल क्या कर लेते हैं, ज्यादा दाम पर हम पेमेंट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट है उसका भी रिटर्न ऑफ किससे होगा, प्रीमियम से ही होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब वहां पर यूज होगा, या तो बोनस शेयर में होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के रिटर्न ऑफ में होगा, या तो किसमें, बताओ, जब हम रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर तो वहां पर भी यूज होगा। बताओ, वार्षिक रिपोर्ट किसके लिए जारी की जाती है, कर्ता कौन है, कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी। नेक्स्ट क्या है बच्चे का, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सारणी एफ मतलब टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉन्सिडरियम कितना होगा, कितना परसेंट होगा, याद है? ये हमेशा याद रखना, दो तरीके का टेबल था, टेबल ए और टेबल एफ। अब कौन आ गया, टेबल एफ आ गया। पहले टेबल ए के अकॉर्डिंग था, ये हमेशा याद रखना। देना पड़ेगा ज्यादा, मिलेगा कम कंपनी को। जैसे कॉल्स इन एरियर पर, कॉल्स इन एरियर पर जो था, इस पर कितना परसेंट था, ये 5%। अब कितना हो गया, 10%, दो गुना कर दिया। और कॉल्स इन एडवांस पर कितना है, पहले कितना था, 6%, अब कितना हो गया है, 12%। तो टेबल ए तो अब यूज ही नहीं होता, टेबल एफ यूज होता है। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग क्या है, कॉल्स इन एरियर पर 10% और कॉल्स इन एडवांस पर 12%। क्लियर है? तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कॉल्स इन एरियर, आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चा, एक कंपनी है, ठीक है ना। अब कंपनी कितना है, 1 लाख रुपए का है, जिसमें क्या है, कितना अंश है, 10 रुपया वाला है, 10,000 अंश। इसमें से एक आदमी जो है ना वो ले रखा है कितना, शेयर ले रखा है, और दूसरा आदमी कितना ले रखा है, 10 शेयर ले रखा है। बताओ ये क्या है, साझेदारी है, निजी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी या सरकारी कंपनी। क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है ये कंपनी है, और जब कंपनी है तो साझेदारी तो हो ही नहीं सकता। और कंपनी में एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 ही सदस्य हो सकता है, कम से कम 2 सदस्य हो सकता है, कौन सा, प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ना तो सी ना तो डी ना तो ए। क्या आंसर सही है, क्लियर है, क्या आंसर हो जाएगा, बी। फिर उसके बाद बताओ, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए घटाया जाता है। मतलब प्रदत्त पूंजी का मतलब इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल से पेड अप कैपिटल बनाने के लिए क्या घटाया जाएगा। किसी ने मांगा 5 रुपया, तुमने 5 रुपया दे दिया, तो कॉल्ड अप कितना, पेड अप कितना, 5 रुपया मांगा, 4 रुपया दिया, कॉल्ड अप कितना, 5, कॉल्ड अप कितना, और पेड अप कितना, तो 1 रुपया क्या हो गया, कॉल सिनेरियर, क्या हो गया, कॉल सिनेरियर। क्लियर है बच्चे को, कोई डाउट, आंसर क्या हो जाएगा, कॉल सिनेरियर। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्या है, बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहाँ यूज होता है, ख्याति को अपलेखन करने में नहीं, क्या होगा, व्यवसाय के लाभ को अपलिखित करने में नहीं, प्रारंभिक व्यय को अपलेखन करने में, बताए थे ना, और डिविडेंड पे नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर आपको जानते हो, ऑब्जेक्टिव अगर देखोगे तो बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। इससे पहले किसमें क्या यूज किया था बताओ तो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इसको क्वेश्चन आया था ना एक, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का कहाँ यूज किया था, वहां पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ नॉन प्रीमियम जब करते हैं तब हो गया। फिर उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हो गया, है ना, बोनस शेयर हो गया, बताए थे ना। तो ये 3 तो ऐसी ही जानकारी हो गया। अगर पूछ दे ऐसा उल्टा करके पूछ दे आपसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक तो बोनस शेयर इससे पहले मिला था, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दूसरा हो गया, रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर डिवेंचर का तब हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये सब याद रखोगे तो काम भी आ गया, वेरी शॉर्ट टाइम भी क्लियर हो गया। अब अगला क्या दे रखा है देखो, अगला दे रखा है क्या, रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, रिजर्व कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है, जल्दी बताओ, बता चुके हैं।
मतलब पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट द लिक्विडेशन, कंपनी के बंद होने पर मांगा जाएगा। यही तो हम लोग समय से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है क्या ऑब्जेक्टिव? दिक्कत हो रही है? जब किसी याचना पर राशि तय हो परंतु प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है? कौन सी इंग्लिश में एक बार पढ़ ले, व्हेन अमाउंट इज ड्यू। कौन सी? चलिए, मैं सोचा कहीं मिस्टेक कर दूं। अगला क्या दे रखा है बच्चा? बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल। पहले क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल। फिर क्या होता है? इशूड कैपिटल। फिर क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल, है ना? फिर क्या होता है? पेड अप कैपिटल। अब ये पूछ क्या रहा है? देखो, सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच में डिफरेंस। मान लो कि 10,000 शेयर था, 10 रुपए के हिसाब से था, सब्सक्राइब हो गया है, लेकिन मांगा गया अभी कितना? 8 रुपया ही। तो क्या डिफरेंस आया जल्दी बताओ? अनकॉल्ड अप कैपिटल। नहीं आया? नहीं आ रहा है समझ में? सब्सक्राइब है ना, 10 रुपए के हिसाब से है, सब्सक्राइब कर लिया है, अब मांगा जितना गया है ना, उस दोनों के बीच का क्या अंतर आया? जो नहीं मांगा गया है। नहीं आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द, ऐसे सबसे लास्ट में जो इशू किया जाता है वो प्रोस्पेक्टस ही होता है। क्लियर है? प्रोस्पेक्टस ही होता है सबसे लास्ट में। ये तो दोनों डॉक्यूमेंट आपको चला जाता है कहाँ पे? प्राइवेट कंपनी में तीनों, पब्लिक कंपनी में तीनों इशू होगा, प्राइवेट कंपनी में सिर्फ बी और सी होगा, ठीक है ना? लेकिन सबसे लास्ट में जो इशू किया जाता है वो प्रोस्पेक्टस ही इशू किया जाता है। मेनली प्रोस्पेक्टस ही इशू किया जाता है किसके लिए? शेयर होल्डर के। बाकी तो नियम कानून वाला है। बताओ, एक कंपनी ने कितना, कितने का मूल्य का संपत्ति खरीदा? 11,25,000 का खरीदा ना। अब बोल रहा है क्या कितना का शेयर है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो बाबू का क्या हो गया? कितने का शेयर है? जल्दी बताओ। 100 रुपये का। प्रीमियम कितना है? 25 रुपया। तो कितने का शेयर हो गया? हर एक शेयर का दाम कितना है और कितना पेमेंट करना है हमको? 1100, 1125 मतलब 11,25,000। अब कितना कितना का शेयर देंगे हम उसको? 125 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? इसको इससे डिवाइड करोगे 9, कितना जीरो, तो कितना अंश देना पड़ेगा? 9,000 शेयर दे देंगे तो पेमेंट हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? नेक्स्ट, ये तो आसान है। समता अंशधारी होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है? एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के अंतर्गत इशू करती है? तो प्रीमियम पर कब इशू कर सकती है? 52 पे, और डिस्काउंट पे 53 पे, है ना? ऐसे आगे देखेंगे। क्लियर है? समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, ये तो वही चीज हो गया। क्वेश्चन दोबारा आ गया। नेक्स्ट क्या बच्चा? संचय पूंजी का अर्थ, रिजर्व कैपिटल क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ, ये हो चुका है, क्या होता है? रिजर्व कैपिटल क्या हुआ? ए पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन अनकॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब अनकॉल्ड अप कैपिटल नहीं, रिजर्व प्रॉफिट नहीं, ए पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व। आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभूति प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? ये भी रिजर्व होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या लिखते हैं हम लोग? रिजर्व लिखते हैं। पूरा नाम क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो रिजर्व किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, बोलता है अंशों का निर्गमन किया जा सकता है एट पार पर, एट प्रीमियम पर। मतलब आंसर
नहीं, गलत हो जाएगा, बोथ होगा। ऑल द अबव का मतलब इंडिविजुअल भी आ रहा है उसमें। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी क्या होगा, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ही वो कैपिटल है जिसको कंपनी के लायबिलिटीज में जोड़ा जाता है। बाय बैक शेयर समझ लो, बाय बैक शेयर पहले होता क्या ये समझ लो। कंपनी शेयर, जब कंपनी स्टार्ट होती है तो कंपनी का शेयर का वैल्यू फ्लक्चुएट करता रहता है, कम और ज्यादा होता रहता है। तो जब कंपनी का वैल्यू या शेयर का दाम कम होने लगता है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जब शेयर का वैल्यू गिरा ना तो उस समय कंपनी चाहती है कि अपना शेयर का दाम, शेयर खरीद लो, शेयर वो क्या कर लेती है, अपना ही शेयर वो खरीद लेती है कम दाम पर, और फिर है ना उसको आगे जाकर फिर से वो इशू कर सकती है, नए दाम पर इशू कर सकती है। जैसे कभी कभी कंपनी के प्रमोटर को पता चल जाता है क्या कि एक नया डील हो गया किसी के साथ और उसको लगता है कि इस डील से मेरी कंपनी अब आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अभी मार्केट में किसी को पता नहीं है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डर है जिसको मालूम है या प्रमोटर है वो क्या करती है, कंपनी का शेयर खुद खरीद लेती है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर होता है वो लगातार बिकता रहता है, खरीदता रहता है। तो जैसे ही प्रमोटर देख लोगे किसी भी शेयर होल्डर में, किसी भी कंपनी में, अगर प्रमोटर के खरीदने का संख्या बढ़ रहा है लगातार, तो मतलब समझ लो कंपनी को कोई ना कोई अंदर का प्रॉफिट हुआ है या कंपनी अब प्रॉफिट में जाने वाली है या ऐसा कुछ कंडीशंस नजर आ रहा है। तो इसका मतलब तो आज प्रमोटर क्या करती है, अपने शेयर को ही फिर से खरीद लेती है, क्योंकि अभी सस्ते दर पे है, गिरा हुआ रेट है तो खरीद लिया। और खरीदने का रीजन भी क्या हो गया कि कंपनी बाद में जाके उसको इशू कर सकता है, बेच सकता है ज्यादा दाम पर भी, पता है कि नहीं, उसी को कहते हैं बायबैक, शेयर करते हैं। हो सकता है, होता है ये गलत, हो सकता है, क्या है कि प्रमोटर बहुत सारा खर्च करता है, और प्रमोटर जो खर्च करता है ना, जितना वो खर्च करता है उस खर्च के हिसाब से अपनी कंपनी का शेयर वो ले लेता है। अगर तुमने कंपनी का शेयर ही 10 लाख का शेयर है और 5 लाख तुमने खर्चा किया उस कंपनी को स्टेबल करने में, तो उस कंपनी का जितना भी शेयर हो उसका पहला 50% तो आप ही का हो जाएगा। नहीं, प्रमोट करना प्रमोटर नहीं होता यहाँ कंपनी में, प्रमोट करना प्रमोटर नहीं। प्रमोटर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का जो नया आइडिया ला रहा है, जो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए नया प्लानिंग कर रहा है, कंपनी में सारा खर्चा कर रहा है, वो प्रमोटर कहलाता है। ठीक है ना, प्रमोट करना मतलब वो एडवर्टीजमेंट करना, प्रमोट करना नहीं है। यहाँ पे प्रमोट करने का मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो लगाया, हाँ हाँ वो इन्वेस्टर होगा, वो पैसा लगाएगा, वो इन्वेस्टर होगा। चलिए, बाय बैक शेयर का क्या शर्त है देख लो तो, कभी भी कंपनी उसी शेयर को बाय बैक कर सकती है जिसका कम से कम फुल्ली पेड अप हो। पहला बात तो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बाय बैक शेयर शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब जितना भी है वो कभी भी क्या होना चाहिए, कंपनी क्या वापस किए हुए कुल चुकता पूंजी का और मुक्त संचय, मुक्त संचय का मतलब फ्री रिजर्व का मतलब जितना भी रिजर्व और सरप्लस आप पढ़ते हो ना, रिजर्व और सरप्लस, उसमें से मैक्सिमम जो होता है वो फ्री रिजर्व होता है। फ्री रिजर्व का मतलब वैसा रिजर्व जो कैपिटल रिजर्व नहीं है। फ्री रिजर्व का मतलब वैसा रिजर्व जो कैपिटल रिजर्व नहीं है। याद करो, आप पार्टनरशिप में बहुत सारा रिजर्व और पीएल बांटते थे ना फंड, वो सब किस में आता है, फ्री रिजर्व में आता है, ठीक है ना। तो क्या है, इस क्राइटेरिया को भी ये फुलफिल करता है, इसका नियम है। और फिर कंपनी अंतर नियम में ऐसा अधिकृत हो, मतलब ये कंपनी के नियम के अकॉर्डिंग भी लिखा हुआ हो कि कंपनी का शेयर होल्डर को मतलब कौन खरीद सकता है, खुद प्रमोटर भी खरीद सकता है या कंपनी भी खरीद सकती है। तो उस कंडीशन में भी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चलेंगे। नहीं आ रहा समझ में, अंशों का ऐसा निर्गमन जो सार्वजनिक निर्गमन नहीं है बल्कि कुछ चुने हुए व्यक्ति को ही दे रहा है। तो बताओ, ये तो नाम पता चल जाएगा तुरंत, क्या हो जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। नेक्स्ट, एस्क्रो खाता क्या होता है, कंपनी के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़े बड़े डीलिंग होते हैं। अब मान लो क्या है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ 4 करोड़ का, अब ये 4 करोड़ रुपया मैं मकान मालिक को दे दूं या जो इस जमीन का लैंडलॉर्ड है उसको दे दूं, तो कल होके वो बोल सकता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं आया, है ना। और कल होके मैं उससे लिखवा लूं और जब देने की बारी आई तो मैं मना कर सकता हूँ कि मैं तो दे दिया था, अब जाइए अब सिग्नेचर कर दिया, अब कौन सब देखने वाला, तो या तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बीच में एक क्या होता है, मीडिएटर होता है, इसको एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। वो क्या होता है, मीडिएटर होता है, वो क्या करता है कि वो आप उसको 4 करोड़ रुपया दे दिए, अब सामने वाले को मालूम है उसके पास 4 करोड़ है और हमको भी मालूम है कि उसके पास 4 करोड़ हमने दे दिया, जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन फिक्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो पैसा उसको देगा नहीं, है ना। अगर मैं करूं बदमाशी तब भी वो नहीं करने देगा, वो करेगा बदमाशी तब भी वो करने नहीं देगा, वो संभाल के रखेगा। जैसे डीलिंग पूरा हुआ तब वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो मीडिएटर जो होता है, तो वो जो अकाउंट खोलते हैं वो क्या कहलाता है, एस्क्रो अकाउंट। बात है समझ में, क्योंकि छोटे मोटे डीलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
अर्ली डीलिंग में ऐसा होता है, पता है कि नहीं, समझ में क्लियर है, कोई डाउट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लो, क्या इसमें सब हो जाएगा, मतलब कैश डिपॉजिटेड इन अ कॉमर्शियल बैंक में गारंटी के रूप में रहता है, ये भी हो गया है ना। डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज विद अप्रोप्रिएट मार्जिन, कुछ मार्जिन लेकर, मतलब कुछ वो भी लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा, कुछ वो ये काम कर रहा है, रिस्की काम कर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, कुछ मार्जिन लेके काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एस्क्रो अकाउंट समझ में आया? नॉर्मली वो पढ़ना नहीं है सिलेबस में, थ्योरी में दे रखा है, इसलिए मैंने हल्का फुल्का समझा दिया। चलिए, नाम मात्र पूंजी जानी जाती है किससे, किसके नाम से हम जानते हैं? ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। तो आंसर, अच्छा दोनों है ना, तो सी होगा इसका आंसर। आंसर नेक्स्ट, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कंपनी होता है, पहला बोलता है परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटीज, क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीटेड है तो क्या हुआ, कम से कम सुन तो रहे हो, और बना चुके हो तो और अच्छा है कि आप सीखे हुए हो, तुरंत जवाब भी दे पाओगे। चलिए, अंशों का निर्गमन किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बच्चे का, कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी के एक्ट के द्वारा, यही तो क्या हो गया, लॉ, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट? एक नई कंपनी अपने अंशों को निर्गमित नहीं कर सकती है, डिस्काउंट पर तो अब नियम ही खत्म हो गया, लेकिन आंसर यही होगा, क्लियर है। प्रीमियम पे इशू कर सकती है, बराबर पे इशू कर सकती है, मतलब एट पार और फेस वैल्यू तो एक ही होता है। अंश पूंजी का वह भाग जिसे, हाँ एक बात याद रखो, मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ऐसा वर्ड क्यों आया, कटौती पे इशू नहीं कर सकती, लेकिन डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, जब कंपनी क्या करे, सेबी के पास वो नियम रखे, उन बातों को रखे, और उन बातों को रखकर कुछ नियम है, प्रावधान है, प्रोविजन है, उस प्रोविजन को पूरा करने के बाद ही वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते, पता है समझ में, नॉर्मली इशू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्या बच्चा, अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, ये भी बात हो चुका है, बताओ कौन सा होगा? आप देख लो, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बोलने का तरीका चेंज कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बोलता है यदि 10 रुपया अंकित मूल्य वाले अंश पर 10 रुपया मांगे गए हैं और प्राप्त भी हुए हैं, तो इसे दिखाया जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, जितना सब्सक्राइब हुआ उतना पेड भी हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चे का, यदि कंपनी को 4 लाख की संपत्ति क्रय करनी है और 5 लाख का अंश निर्गमित किया जाए, मतलब कितने की संपत्ति खरीदा उसने, 4 लाख का, तो एसेट्स अकाउंट डीआर कितना, 4 लाख, और शेयर कैपिटल कितना है, 5 लाख, तो डेबिट में 1,000 का, 1 लाख का क्या है कमी, तो क्या आंसर होगा, क्या कहलाएगा, गुडविल। आपने कम एसेट्स खरीदकर ज्यादा पैसा दिया है, ज्यादा का शेयर दिया है, तो मतलब उस एसेट्स का वैल्यू है, गुडविल है, समझ में आया कि नहीं आया? आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट, अब बताओ कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो परसेंटेज लिखा होता है वो क्या बताता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, तो क्या हो जाएगा आंसर, और यही अगर डिवेंचर में बता रखा होता तो क्या होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए, इसका बताओ, एक कंपनी सदस्यों का दायित्व होता है, ये तो आसान है। नेक्स्ट चलोगे, यदि 10 रुपए वाला सप्तांश 12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, बी, इशू एट प्रीमियम। अंशधारियों के लिए लाभांश है, अंशधारियों के लिए लाभांश है, टैक्सेबल अमाउंट, 2020 से पहले तक ये टैक्स फ्री अमाउंट था, मतलब जो भी आप डिविडेंड कमाते थे वो आपका, जो भी कमाई होती थी वो आपको टैक्स फ्री था, लेकिन अब जो 2020 के बाद से आपका क्या हो गया कि जो भी आप डिविडेंड कमाते हो उस डिविडेंड पर भी कंप्लीट अमाउंट में जो भी टैक्सेबल अमाउंट है सबके साथ जोड़ कर उस पर टैक्स लगाया जाता है, क्लियर है, कोई डाउट? चलिए,
अंश पूंजी का वास्तविक राशि है, जल्दी बोलो। देखो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है तो वही पेड अप कैपिटल है, नहीं है? पेड अप कैपिटल है तो इसका मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वास्तविक राशि तो यही है, लेकिन एक बात है ना कि कंप्लीट टोटल अगर पूछा जाता ना तब ऑथराइज कैपिटल हो जाता। बात है कि नहीं समझ में? लेकिन इसमें जो है ना क्वेश्चंस पूछने के तरीके में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। अंशों की पूंजी की वास्तविक राशि क्या है, तो जैसे बुक में आपको दे रखा है ऑथराइज कैपिटल, बुक में इसका आंसर क्या दे रखा है, ऑथराइज कैपिटल, लेकिन होना चाहिए क्या, सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल ऑथराइज कैपिटल के स्टेप बाद का स्टेप है ना। तो वास्तविक पूंजी तभी बनेगा ना जब उससे पैसा आएगा, है ना? समझ में आया कि नहीं? ऐसा पूछता है कि मैक्सिमम वो कैपिटल जो इशू करता, मैक्सिमम इशू किया जा सकता है या कैपिटल इकट्ठा किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता बचेगा? टेबल एफ के अकॉर्डिंग फॉल्स इन एडवांस 12%, और वही टेबल ए के अकॉर्डिंग रहता तो 6%। बोलता है क्या कि कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो अधिमान अंश में जो सौदे हो जारी किए जा सकते हैं एज पर द कंपनीज एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर रिडीमेबल विद इन डैश ईयर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चा लोग, ध्यान देना कि रिडीमेबल जो जितने भी प्रेफरेंस शेयर है जिसका पेमेंट किया जाता है, दो तरीके का शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर में पेमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिडीमेबल और इनरिडीमेबल, मतलब अलग अलग तरीके से दिखा जाता है। एक रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, फिर उसके बाद एक था कौन, जल्दी बताओ, और कौन कौन था प्रेफरेंस शेयर? कॉम्युलेटिव और नॉन कॉम्युलेटिव, है ना? इस कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। तो पेमेंट के हिसाब से देखा जाए तो दो है, कौन, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर है वो मैक्सिमम 20 साल के अंदर पेमेंट कर देना होता है, इसलिए इसको असली ओनर नहीं माना जाता। कंपनी का असली ओनर कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। लास्ट समय में इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास है उसको पेमेंट तभी दिया जाएगा जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब। बात आ रही समझ में कि नहीं? अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर का क्या नियम है कि मैक्सिमम 20 साल के अंदर पे कर देना है। लेकिन यहाँ पर भी एक कॉमा है, क्या है कि आपको ये याद रखना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना हो जाएगा फिर 25 ईयर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी। लेकिन ये तो दिया ही नहीं है कि किस वाली कंपनी है। नॉर्मल कंपनी 20 साल, इंफ्रास्ट्रक्चर 25 साल, कुछ ना बताया तो हम क्या मानेंगे 20 साल। बात आई समझ में कि नहीं? इसलिए वो बुक में नहीं दे रखा है, अब बता दिया, कहीं कंफ्यूज ना हो। चलो, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है? ऑथराइज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दे रखा है जल्दी बताओ। लाभांश सामान्यतः दिया जाता है पेड अप कैपिटल पे। जो आदमी पेमेंट करेगा लाभ भी तो उसी को दोगे ना, जो पेमेंट ही नहीं करेगा उसको लाभ देके क्या करोगे? तुम पेमेंट किया तब ना तुम पढ़ रहे हो, जो पेमेंट नहीं किया उसको पढ़ा क्या कर? विक्रेताओं को 1,20,000 रुपए शुद्ध संपत्ति में प्रतिफल 1,00,000 रुपए का अंश निर्गमित किया जाए, शेष 20,000 जमा किया जाएगा। जल्दी बताओ, एसेट कितने का खरीदा? 1,00,000, और टू शेयर कैपिटल कितने का? 1,00,000 का। डिफरेंस अमाउंट कितना? 20,000। जल्दी बताओ क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। डेबिट में गुडविल, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? 1 सेकेंड होल्ड करोगे? चलेंगे बच्चे साहब? ये क्लियर है? नेक्स्ट चले। अब बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है, बस 60-65 पेज बचा हुआ है। चलो, बोल रहा है क्या कि जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किया जाते हैं
तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? गुडविल को डेबिट किया जाता है। या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जैसे मान लो कि कोई भी प्रमोटर होता है ना, तो प्रमोटर अपना काम किया। अब प्रमोटर जो काम करेगा, अभी मैंने क्या बताया, कोई बताया था ना, पूछा था ना अभी कि क्या जो प्रमोटर होता है वो मालिक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो प्रमोटर जितना खर्चा किया उतने हिसाब का, उतने उसका हिस्से का शेयर उतना वो ले लेगा, ठीक है ना। तो जब उसका शेयर लेता है तो वहां पर लिख देते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन तक में जितना खर्चा हुआ है वो सारे खर्चे का शेयर दे दिया। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोला जा सकता है, या तो बोला जा सकता है गुडविल। प्रमोटर भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में प्रमोटर लिखा ही नहीं है। आपके बुक में वो हमेशा क्या लिखा है? गुडविल लिखा है। अब प्रमोटर्स अलग अलग कंडीशंस में लिखा जा सकता है, वो भी सही है, लेकिन आपको जो 12th लेवल का है उसके हिसाब से क्या बोला है? गुडविल बोलेगा या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलेगा। बात आई समझ में कि नहीं? फिर क्या बोल रहा है? प्रतिभूति प्रीमियम खाते का उपयोग किसमें किया जा सकता है? बोनस शेयर में किया जा सकता है। लॉस को, कंपनी का लॉस जो होगा उसमें किया जा सकता है? नहीं। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज में किया जा सकता है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा, डिवेंचर में भी किया जा सकता है। तो बोल रहा है किसमें नहीं किया जा सकता, तो कौन होगा इसका आंसर? क्लियर? कोई डाउट? अब बताओ। बोलता है 10,000 इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच है, वर इशूड टू पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया गया, और एप्लीकेशन रिसिप्ट हुआ है कितना? 12,000। तो बताओ अमाउंट जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? क्या हो जाएगा बच्चा? क्या हो जाएगा आंसर? अरे एप्लीकेशन कितना भी रिसीव हुआ, बाकी को तो रिजेक्ट करना ही करना है ना। तो मैक्सिमम तो आप कैपिटल कितना रख सकते हो? बात आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलता है क्या कि मशीन कितने का है और अंशों को कितने पे इशू किया गया है? 10% डिस्काउंट पे, जो होता नहीं है। यहाँ अंश की जगह डिवेंचर लिखा रहता तब भी काम चल जाता। आपको क्वेश्चन दे सकता है डिवेंचर वाला इसी तरीके से, क्योंकि डिवेंचर इशू किया जा सकता है एट डिस्काउंट पे। क्लियर है? तो बाबू का क्या हो गया? 1,80,000 और किससे डिवाइड? 90 से, क्योंकि 90 रुपए वाला हो गया, तो कितना हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कर सकती है, रिटर्न ऑफ लॉस किया जा सकता है। किसका है? तो कैपिटल प्रॉफिट है ना, तो कैपिटल गेन को आप कैपिटल प्रॉफिट इसमें कर सकते हैं। बोनस शेयर में भी किया जा सकता है, लाभांश देने के लिए नहीं दिया जा सकता। और व्यापारिक हानि, रिटर्न ऑफ ट्रेडिंग लॉस, इसको भी नहीं किया जा सकता। तो आंसर तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? तो आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि संपत्ति के हानि पर किया जा सकता है, ये पक्का है, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी ही हो। क्लियर है? चलो ये तो बता दिया आप लोगों को, जल्दी बताओ। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? अभी तो बताया था गुडविल। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चा? जब कंपनी प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन करती है तो प्रीमियम की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त की जा सकती है सब पर, एप्लीकेशन पर भी, अलॉटमेंट पर भी, याचना पर भी। आंसर क्या होगा? ये होगा इसका आंसर। क्लियर? जब ना बता रखा हो क्वेश्चन में तब माना जाएगा कि अलॉटमेंट पर मांगा जाएगा। अलॉटमेंट पर क्यों बोला जाता है? ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, एकदम सही। नेक्स्ट, ये भी हो चुका है, मैं बता दिया हूं। एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सब तो कैपिटल का पैसा है, और कैपिटल कौन अकाउंट? एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, ये भी हो चुका है। जैसे क्वेश्चंस जब आपके सामने से रिपीट होता है ना,
तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही है, कम नहीं होता। चलिए, दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है, ये भी हो चुका है। चलिए, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं हो सकता है, सदस्यों को लाभ बांटने में नहीं हो सकता है। बोनस शेयर किया जा सकता है, प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस में किया जा सकता है, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में किया जा सकता है। किस पर नहीं किया जा सकता, और पूछ भी रहा है नहीं किया जा सकता, तो आंसर अधिकार अंश क्या होता है मालूम है? राइट शेयर क्या होता है, ये हो चुका है। क्या होता है? क्या होगा आंसर? बी। जो पहले से शेयर होल्डर है उसको पहले राइट दिया जाता है कि आप जो नई कंपनी का शेयर इशू हो रहा है आप उसको खरीद सकते हो, तो वो क्या कहलाता है? राइट शेयर। अब देखना क्या है, कंपनी जब शेयर इशू करती थी किस पर? प्रीमियम पर, तो 52, डिस्काउंट पर 53। क्लियर है? मतलब 53 में उसके बारे में बता रखा है, कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व ही अंशधारियों की अग्रिम राशि को प्राप्त क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, ये तो आसान है। प्रीमियम पर क्या कहलाता है? प्रीमियम कौन सी धारा पे? धारा धारा शुद्ध धारा। कौन सा धारा? पावर। और डिस्काउंट पर, डिस्काउंट के बारे में किसमें बता रखा है? और कॉल सिनेरियर पर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कॉल सिनेरियर पर 10%, कॉल सिनेरियर एडवांस पर 12%। कितना परसेंट? क्लियर? फिर पावन पर अंडर सेक्शन 52 किस पर? प्रीमियम पर। अंडर सेक्शन 53 किसके बारे में बता रखा है? डिस्काउंट के बारे में। अंडर सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी के बारे में बता रखा है। क्लियर है? सबसे पहले अंडर सेक्शन 52 प्रीमियम, अंडर सेक्शन 53 डिस्काउंट, अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 63 अंडर सेक्शन 63 किससे रिलेटेड? बोनस शेयर से रिलेटेड। ये याद रख लेना, ये चारों पूछता है। 52, 53, 54 तो याद हो गया। कॉल सिनेरियर कौन? जितना शेयर है उसमें से जितना कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप में से जितना घटा देते तब ना कॉल सिनेरियर घटाते, तब निकलता है ना मेरा पेड अप कैपिटल। कॉल सिनेरियर अकाउंट क्या होता है? नुकसान को डेबिट करते हैं। एक कंपनी के अंशधारी होते हैं, कंपनी का स्वामी होता है। कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें ये नहीं कि दोनों मार देना। ये जो होता है ना प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या होता है मालूम है? प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर और क्रेडिटर के बीच का पोजीशन है ना? ये तालीम मारता है। बोनस शेयर निर्गमित किया जाता है इसको। बोनस शेयर हमेशा किसको इशू किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। बोनस किसको दिया जाएगा? वहां का मालिक है उसी को दिया जाएगा। नॉर्मली आदमी बोनस किसको देता है? स्टाफ को। ये ना कंफ्यूज नहीं कर जाना। चलो, कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। क्लियर है? चलिए, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, अभी बात हो चुकी है। क्या किसको क्या आता है? अधिकार अंश एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है।